कैमला हैरिस जहाँ जहाँ जा रही हैं और जहाँ पे सदारती मुहिम है, तो वहाँ पर सवाल हो रहे हैं कि भाई ये पीछे ये हो क्या रहा है। वो जो बाकी जो होस्टेजेस हैं उनकी फैमिली से मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो तो पता चला कि जंगबंदी इधर पीछे रुक गई है। क्यों रुकी है? कभी हमास को कोसते हैं, हमास कहते हैं हमने क्या किया भाई, आप वो करें ना जो बाइडेन ने ऐलान किया था मई के अंदर। तो बाइडेन उसके ऊपर क्यों नहीं करते? बाइडेन साहब को छुट्टी से वापस आना पड़ गया। ये जो वो तो छुट्टियों पे थे, वो रेस्ट कर रहे थे, वो या उधर से रन कर रहे थे अपना ऑफिस। तो वो वापस आके उन्होंने फिर वो ये रोमालियों से बात की, फिर कुछ और उनके ख़ानदानों से बात की जो हैं। और उसके बाद जो है वो उन्होंने नेतन्याहू के ऊपर सारा मलबा डाला। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू जो है वो इसमें नाकामी जो हुई है सीज़ फायर की, उसमें नेतन्याहू जिम्मेदार है। और फिर जो है वो वहाँ पर एक आखिर में आखिरी बात आई है कि अब एक फिर कोशिश हो रही है, जिसको वॉशिंगटन पोस्ट ये कोट कर रहा है कि फोर्थ यूएस प्लान्स टू प्रेजेंट टेक इट और लिव इट इसराइल गजा सीज फायर डील सून, दोबारा पेश करेगा अमेरिका। लेकिन उसमें यह है कि वो ये कहेंगे, उसमें इसमें बात यह है सारी कि अमेरिकन ये कह रहे हैं कि अगर अब ये नहीं हुआ तो हम इससे अलग हो जाएंगे। और फिर उसके बाद यानी इस पूरे माहदे से और ये सीज़ फायर से अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद क्या होगा? क्योंकि उधर हूतीज़ ने फिर अटैक किया है 2 गालिबन शिप्स के ऊपर, तो उधर वो मामला ख़राब हो रहा है बहरे अहमर में। इन्होंने कहा है कि अभी भी बात चल रही है। तो ये अब अगर बात चल रही है और अभी भी मुज़ाहरे, अभी भी यानी ये मुज़ाकरात हो रहे हैं दोबारा, जिसमें मिस्र और कतर और अमेरिकन्स और इसराइल के लोग मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ये वहाँ पर नेतन्याहू का सर्वाइवल है। नेतन्याहू भी एक समझ लें कि आने वाले दिनों का ज़ेलेंस्की होगा, ठीक है, अंडर द बस। वो किस सूरत में होगा मैं नहीं जानता, अभी फ़िलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन वो ग्रेजुअली जो है ना वो अब यानी जो वाक़यात हैं वो एक ऐसे रुख पे जा रहे हैं जहाँ पे उसके साथ वही होने वाला है जो कि ज़ेलेंस्की के साथ हुआ, वो छेड़खानी करके। अच्छा, अब एक तो ये मामला वहाँ पे उलझ रहा है और देखते हैं कि अब इसमें क्या होता है। वो उधर वेस्ट बैंक पोलियो के दरमियान रोकना है, वो पोलियो बच्चा पोलियो फैल गई है, एक कत्लेआम हो रहा है सारा। दूसरा जो मामला है वो ये है कि जो यूक्रेन का बड़ा हिस्सा है, डोंबास डोंबास ओब्लास्ट, ठीक है ना, ओब्लास्ट वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव इलाका है और डोंबास उसके अंदर है, और फिर उसका जो एक बड़ा इलाका है वो निकल गया है तेज़ी के साथ ज़ेलेंस्की के हाथ से। और जो कीव है उसके ऊपर इस वक्त आप समझें जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त मिज़ाइल्स की बारिश हो रही है। अच्छा, और इसमें जो कर्स का इलाका है तो उसके बारे में प्रेसिडेंट पुतिन ने सिर्फ एक जुमला कहा है और उसके बाद वो मतलब, लेकिन जो तास ने खबर लगाई वो एक सेंटेंस है, यूक्रेन विल लूज इन कर्स। 6th स्लाइड। अच्छा, और इसमें जो इशू है वो ये है कि जो ये बात मैं बार बार कह चुका हूँ और मैं दोबारा ही अच्छा, पुतिन बाय द वे पहुँच गए हैं वहाँ पे मंगोलिया। मंगोलिया लैंड हो गए हैं और मंगोलिया से इशू ये है कि इन्होंने आईसीसी के ऊपर मंगोलिया ने साइन किए हुए हैं, लेकिन वो पहुंच गए हैं, वो यानी वारंट तो निकले हुए हैं, लेकिन जाहिर है कि मंगोलिया बड़ा वहाँ पे रेड कारपेट पुतिन के लिए है। दूसरा जो इशू है वो ये है कि अब इसमें ये अगर इलाका निकल जाता है, जो हम कई दिनों से इस बात की तरफ बात ये कर भी रहे हैं और बता भी रहे हैं सबको कि अगर ये जो शहर हैं, ये अगर शहर निकल गया पोक्रोस का, अगर हम फर्स्ट उसमें देखें यहाँ पे, तो उसका मतलब है कि ये एक डिमिनो इफेक्ट होगा और बाकी दोंबास जो है वो भी तकरीबन, मतलब फिर एक होता है ना हाउस ऑफ कार्ड की तरह, चेन रिएक्शन है, एक के बाद दूसरा शहर, तीसरा शहर, चौथा शहर, और ये फ़ौजें जो हैं ये बिल्कुल दस्तक दे रही हैं इस वक्त यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों तक। और ये जो ख़ुद अब जो अमेरिकन मीडिया है वो भी जो है, आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत बड़ी एक ख़बर लगाई हुई है, 7th स्लाइड अगर हम दिखा सकें, विद रशिया ऑन इट्स डोर स्टेप यूक्रेनियन टाउन पैक्स इट्स बैग्स।
अच्छा जी, यूक्रेन gambled that its move into Russia would draw Moscow's forces away from the town of Pokros. It didn't happen, and now resigned residents are evacuating daily. हज़ारों की तादाद में हर रोज़ छोड़ रहे हैं लोग, और लोग जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लोग क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं यूरोप के अंदर। यूरोप के अंदर बहुत बड़ी तादाद में यूक्रेन से लोग दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो गैम्बलिंग थी कि वो ऊपर जाके और अटैक्स करेंगे, और वो एक F-16 गिर गया बीच में उनके, वो उसके बारे में भी रशिया ने नहीं कहा कि हमने गिराया है, ये अमेरिकन मीडिया ने कहा कि रशियन मिसाइल गिरा है, वो उसका मलबा किधर है, वो जो भी है वो पायलट की मतलब एक अजीब व गरीब सा एक माहौल बना हुआ है वहाँ। लेकिन बात यह है कि अगर ये शहर गिर गया, जो कि वेस्टर्न मीडिया आज क्लेम कर रहा है कि वो शहर गिर गया है या गिरने जा रहा है, तो बात यह है कि ये मैं रेडियो फ्री यूरोप को अगर कोट करूं 8 स्लाइड की, यूक्रेनियन सिटी ऑफ पोक्रोस ऑर्डर्स इवैक्यूएशन अहेड ऑफ रशियन असॉल्ट। शहर खाली होना शुरू हो गए। इशू देखें, इशू ये है कि ये जो गैम्बल है ना जी, ये एक टैक्टिकल सी नहीं होती चीज़, एक टैक्टिकल से छोटे लेवल पे, जो मैं कहता हूँ 7 से 8 बजे की खबरें, 7 से 8 बजे की खबरें, जो स्ट्रेटजी है ना, ये कुछ और है कि रीजन को, दुनिया को एक लार्जर पिक्चर में आप देखें। ये जब यानी पहले कभी, इस मैं छोटी सी बात करूँ, बहुत पहले जब ये कोई भी रियासत होती थी या कोई भी गांव होता था या मुल्क होता था, तो उसमें जो स्ट्रेटजी थी ना, स्ट्रेटजी की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी ख़ास तौर पे, उसकी किताबें या वो स्ट्रेटजी के जो पेजेस होते थे, वो सिर्फ बहुत थोड़े से लोगों के पास होते थे रियासत में, ऊपर की सतह पे थोड़े से लोग, उनके पास वो पेपर्स रखे होते थे। सारी फौज को भी नहीं देते थे वो, सारी फौज को वो टेक्टिकल इश्यूज बताते थे, ये करो, यूं करो, इधर छापा, ये वो सारे। शहरियों को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये पेपर्स ऊपर रखते थे बहुत ज़्यादा, इसको संभाल के रखते थे, और उसकी वजह ये कि वो कहते थे कि अगर ये शहरियों को ये स्ट्रेटजी के पेपर्स मिल गए या बाकी नीचे फौजियों को मिल गए तो बगावत हो जाएगी, उनको पता चल जाएगा स्ट्रेटजी क्या है। तो स्ट्रेटजी की जो स्ट्रेटजी है वो एक बड़ी ऐसी चीज़ है जो संभाल के, छुपा के, और इसीलिए फिर वो जब हेटीज़ ने कब्ज़ा कर लिया फ्रेंच को पहली दफ़ा ये लैटिन अमेरिका में, तो उन्होंने सबसे पहले उन किताबों के कब्जे में किया। उनका नेपोलियन से लड़ने का तरीका यही है, सबसे पहले वो किताबें पढ़ो जल्दी जल्दी जिसमें वो स्ट्रेटजी की बुक्स हैं। उन्होंने वो जो डिफीट हुई, उन्होंने कहा नेपोलियन की स्ट्रेटजी पढ़ो, तो उन्होंने सबसे पहले वो किताबें पढ़ा के जल्दी से जनाब वो सीखा कि ये जो है ना, यहाँ पे नेपोलियन आ रहा है तो उसकी फ़ौजें आ रही हैं या आएंगी, तो यहाँ पर उनसे लड़ना कैसे है। फ्रेंच स्ट्रेटजी को समझने के लिए ये सबसे पहले उन्होंने किताबें दबोची थी। अब यह है कि ये इन्होंने एक बड़ी स्ट्रेटजी समझने से पहले ज़ेलेंस्की ने एक छापामार कार्रवाई कर दी कि अंदर पहुंच गए। उसने कहा कि ये यहाँ से प्रेशर हटेगा, मैं अंदर जाता हूँ, और वो F-16 लेके और ये और वो सारा, वो पीछे जो ईस्टर्न यूक्रेन है, दोनबास का इलाका, किसी मरहले पे आप देखें पुतिन ने अपनी फौजें यहाँ पे कर्स्क के इलाके में मूव नहीं की। उन्होंने कहा वो आ रहा है, आने दो भाई। कोई इसको ज़ेलेंस्की को सोचना नहीं चाहिए कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो रशिया को तो तमाम मुल्क से रिजर्व फौज उसके मुकाबले में ज़मीन पे उतार देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा आने दो, आने दो, आगे आगे और आ जाए, आ जाए, आ जाए। ये कर्स्क जो है, ये दूसरी जंग अजीम का वही शहर है जहाँ पे ये पलटा हुआ था जंगों का, बड़ी बड़ी जो जनरल विंटर या उसको जनरल फ्रॉस्ट जो भी कहा जाए, या नेपोलियन वॉर्स में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ दाखिल होना इंपॉर्टेंट है। मतलब कहते हैं ना, लोग आते अपनी मर्जी से, जाते हमारी मर्जी से। तो आ तो गए, जाएंगे कैसे वापस, ये एक रौला है बहुत बड़ा। अब मसला ये है कि ये वहाँ पे हो गया वाकया। उसके साथ ही दो मुल्कों ने आज बड़े ऐलानात किए हैं। एक तो तुर्की की तरफ से ब्लूमबर्ग ने ये बहुत बड़ी खबर दी है कि तुर्की जो है वो बाकायदा, उसने ये हम ब्लूमबर्ग को 5th स्लाइड के जो उसने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए, 5th स्लाइड हम दिखाएं अगर, उसने जो है वो अक्टूबर में
जो रशिया में समिट होने जा रही है, उसमें टर्की ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए सर फहरिस्त है। यह पहला मुल्क होगा जो नेटो का मुल्क रुकन होगा और ब्रिक्स का मेंबर बनेगा। जो नेटो का मेंबर होगा और ब्रिक्स का मेंबर बन जाएगा, और ये अक्टूबर के अंदर रशिया में जो ब्रिक्स की समिट है उसमें टर्की एंटर होने जा रहा है। अच्छा, टर्की है, मतलब टर्की को आप मतलब समझेंगे एक बड़ी पावर है टर्की। सऊदी अरेबिया, टर्की, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, और एक मुल्क ऐसा है जो ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर बन गया है। ब्रिक्स का अपना बैंक है ना, जो कि आगे जिसने ब्रिक्स की करेंसी डी डॉलराइजेशन ये सारा कुछ करना है, तो उनका एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी जिसको कहा जाता है। एनडीबी का मेंबर बन गया और वो है अल्जेरिया। अल्जेरिया जो है वो मेंबर बन गया है आज से जो है वो उनके नेशनल डेवलपमेंट बैंक का, ठीक है। और ये रॉयटर्स 9 स्लाइड। पहला मुल्क जो ब्रिक्स से बाहर था, जो ब्रिक्स से बाहर था और जिसको मेंबर बना लिया था न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। देखिए, मुल्क इस वक्त मूव कर रहे हैं, रियासतें तेजी के साथ, फैसले बड़े फैसले हो रहे हैं ना, जो बस इसमें 8 से 9 और 9 से 10 और ये मिले उससे बात होगी तो उससे नहीं होगी, तो ये लगे रहे। ये इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है, ठीक है, रियासत का नुकसान हो रहा है। और जो अल्जेरिया जो मेंबर बनने जा रहा है, ठीक है, और ये जो है ये राइटर्स को हमने दिखा दिया यहाँ पे, ये ऑथोराइज कर दिया अल्जेरिया को ज्वाइन करने। पहला मुल्क जो ब्रिक्स का मेंबर नहीं था लेकिन ब्रिक्स बैंक में शामिल होके, और जो कि ब्रिक्स के ये जो मेंबर थे बाकी, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, ईरान, इथोपिया, अर्जेंटाइन तो निकल गया था बीच में, लेकिन अब इसमें टर्की आ रहा है, तो बड़े मुल्क। और 30 मुल्कों की लाइन लगी हुई है जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, और थाईलैंड भी शायद आ जाए फॉरन, अभी जो इनिशियल एक्सपेंशन हो रही है।